हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। देखिए, हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू किए। कौन सा चैप्टर शुरू किए? जिसका नाम था विद्युत धारा। जिसका नाम क्या था? विद्युत धारा। और विद्युत धारा में आपको बताया गया कि इसका नाम अंग्रेजी में होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, विद्युत का मतलब अंग्रेजी में है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से। किससे होता है? धारा का मतलब होता है करंट। धारा का मतलब क्या होता है? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो कोई पूछे कि बताओ विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, तो क्या बोलिएगा? बोलेंगे किसी चालक से। क्या बोलेंगे? किसी चालक से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। जैसे इसको हम चालक मान रहे हैं, चालक तो ये पूरा है, चालक ये भी है, तार भी क्या है? तो इस चालक को थोड़ा मोटा करके बेलनाकार आकार का दिखा रहे हैं कि चालक आपको थोड़ा समझ आए। जैसे इसको हम चालक मान रहे हैं, तो चालक का मतलब क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है उसको हम चालक कहते हैं। सीधा सीधा बात है। मान लो कि बैटरी का वोल्टेज, तो इधर का विभव, इधर का विभव, विभव का अंतर, तभी वोल्ट का अंतर आ रहा है। V माइनस 0, तभी वोल्ट का अंतर आ रहा है ना। यही विभवांतर के कारण इसको ऊर्जा मिलेगा। किसको ऊर्जा मिलेगा? इलेक्ट्रॉन को। ये अंदर सब डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये कौन है? विभवांतर के वजह से इसको ऊर्जा मिलेगा। विभवांतर की वजह से ऊर्जा कैसे मिलता है? विभवांतर की वजह से ऊर्जा कैसे मिलता है? तो देखिए, ये विभव के अंतर के कारण क्या पैदा हुआ? क्या पैदा हुआ? अब विद्युतीय क्षेत्र का दिशा किधर होता है? उच्च विभव से। तब विद्युतीय क्षेत्र का दिशा यही ना हुआ। जीरो क्या है? निम्न विभव। भी क्या है? तब बता, विद्युतीय क्षेत्र पैदा हो गया। ये तो हम पढ़े थे पिछला चैप्टर में कि अगर भी किसी भी दो बिंदु के बीच में विभव का अंतर होगा तो विद्युतीय क्षेत्र तो पैदा होना ही है, क्योंकि विभवांतर है तो विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र है तो विभवांतर है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अगर विभव का अंतर रहेगा तो विद्युतीय क्षेत्र भी, अगर विद्युतीय क्षेत्र होगा तो विभव का अंतर भी। इस सब में कोई दिक्कत है किसी को? अब बताओ, विद्युतीय क्षेत्र के पास ऊर्जा होता है कि नहीं? क्या तुमको दिखाई देता है ऊर्जा? नहीं। देखो, दिखाई देगा। अगर ये विद्युतीय क्षेत्र है, अगर ये इसमें हम किसी इलेक्ट्रॉन को रख दें, किसको रख दें? या किसी भी आवेश को, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश या धन आवेश, तो ऋण आवेश रखिए या अगर आप रख के छोड़ के देखिए, आपको दिखाई देगा कि ऊर्जा है कि नहीं है। अगर इसको हम रख के छोड़ दें, बताओ ये विद्युतीय क्षेत्र के वजह से इस पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर ये ऋण आवेश है तो बल किधर लगता है? विपरीत दिशा में। अगर यही धन आवेश रहता तो बल किधर लगता? विद्युतीय क्षेत्र के। तो बताओ, इस पे बल लगा। अब जहां पे बल होता है वहां पे त्वरण होता है, जहां पे बल होता है वहां पे, ये तो क्लास 11th में पढ़े थे, न्यूटन का दूसरा नियम। अगर बल है तो त्वरण भी। त्वरण का मतलब हम समझते हैं कि त्वरण का मतलब होता है कि इसका वेलोसिटी या वेग क्या होगा? बढ़ेगा। बताओ, किसी चीज को हम विरामावस्था में रखे थे, किसी चीज को हम विरामावस्था में, अपने आप उसका वेग बढ़ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसका ऊर्जा मिल रहा है उसको, तभी ना ऐसा हो सकता है कि ऐसे ही बढ़ेगा। संभव है ऐसा? किसी चीज को हम रेस्ट में रख दे। देखो, मेरे हाथ पे ही मार्कर है, इसको विराम में रखे थे, क्या ये चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है? काहे कि इस पे नेट बल 0 लग रहा है। काहे कि इस पे नेट बल, जब तक इस पे कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं लगेगा, जब तक ये अपने अवस्था से परिवर्तित नहीं होगा। ये भी न्यूटन का पहला नियम है। यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, अगर कोई वस्तु गति में है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम गति में रखे थे कि विराम में रखे थे?
लेकिन रख के छोड़ दिए तो इस पे बल लगा, और इस बल के कारण क्या आया, और त्वरण के कारण क्या हुआ, वेलोसिटी। तो बताओ बल लगाने के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं, बल लगाने के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं। अगर ये विद्युतीय क्षेत्र की वजह से इस पे बल लगा है, किसके कारण लगा है, तब विद्युतीय क्षेत्र के पास ऊर्जा होगा तब है ना बल लगाया। दिखाई दिया कि नहीं दिया। तो विद्युतीय क्षेत्र के पास ऊर्जा होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र के पास ऊर्जा कहां से आया, तो यही विभवांतर वाला ऊर्जा कहां से, बताओ। बैटरी देख रहा है ना, बैटरी के पास ऊर्जा होता है कि नहीं, होता है ना। रासायनिक ऊर्जा उसमें संचित है, और वही रासायनिक ऊर्जा बदल जाता है किसमें, विद्युतीय ऊर्जा में। और यही विद्युतीय क्षेत्र का ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलता है किस रूप में, गतिज ऊर्जा में। वही इलेक्ट्रॉन लेके भागना शुरू कर देता है। तो देखिए सब कुछ तो आपको क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर दिख रहा है कि कैसे कैसे हो रहा है। आई कहानी समझ में आएगा तो जिंदगी भर याद रहेगा, अगर इसको तुम रटना चाहोगे तो तुरंत भुला जाओगे। समझ रहे हो बात को। तो विद्युत धारा का प्रवाह, देखिए विद्युत धारा हम लोग रोज यूज कर रहे हैं, नहीं बिना विद्युत धारा के आजकल कुछ होता है जी। तब विद्युत धारा का प्रवाह हम समझ रहे हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो समझना जरूरी भी है। तो बता विद्युतीय क्षेत्र दिखा, सब इलेक्ट्रॉन पे बल किधर लगेगा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में कि विपरीत दिशा में। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब अपोजिट दिशा में भागना शुरू करेगा। बोलो सही बात है। अब यहाँ पे एगो दूगो इलेक्ट्रॉन है कि बहुत सारा, तो सब आपस में क्या करेगा, टक्कर करेगा। अगर सब आपस में टक्कर करेगा तो उसका जो वेग बढ़ रहा था शुरू में, क्या वो बढ़ते रहेगा कि घटेगा, घट जाएगा। घटते 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 नियत हो जाएगा, घटते 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 इसका वेग क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। नियत वेग से घूमेगा, नियत वेग से चलेगा। कैसा वेग से, यही नियत वेग क्या कहलाता है, अपवाह वेग। क्या कहलाता है, या इसी को बोलते हैं अनुगमन वेग, या इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ रहा बात। अब यहीं से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले बोले कि चलो विद्युत धारा का परिभाषा क्या देगा, तो प्रति सेकेंड किसी भी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को, देखो क्या यही लिखा हुआ है, प्रति सेकेंड आवेशों की संख्या को, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की क्या कहते हैं। अगर एक सेकेंड में, कितना सेकेंड में, अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ है तो बोलेंगे कि 1 एम्पियर का धारा गया। कितना एम्पियर का धारा गया। तो कोई पूछे कि धारा का ऐसा मात्रक, एम्पियर, धारा का ऐसा मात्रक 1 एम्पियर किसको कहते हैं, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उसको क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। सही है। उसके बाद आपको एक और चीज बताए थे, धारा घनत्व। क्या बताए थे, कौन चीज से लिखते हैं, विद्युत धारा कैसा है, सदिश की अदिश, अदिश। विद्युत धारा को क्या मानना है, विद्युत धारा में कोई दिशा, बैटरी का दिशा बदल दो धारा का दिशा बदल जाएगा, तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शन। लेकिन ये धारा घनत्व कैसा राशि है, सदिश राशि है। इसका दिशा किधर लेना है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। धारा घनत्व किसको कहते हैं, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को धारा घनत्व कैसा राशि है, इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर पर। सही है क्या। इसके बाद अपवाह वेग बताइए दिए, अपवाह वेग भी बताए ना। अपवाह वेग को कौन चीज से लिखते हैं, VD बराबर म्यू इंटू। हर साल सवाल क्या पूछा जाता है कि बताओ VD और E में कैसा संबंध है, कैसा संबंध है, समानुपाती। विद्युतीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, इसका मतलब है कि वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है, ED। V बराबर क्या होता है, अगर बताओ वोल्टेज बढ़ेगा तो विद्युतीय क्षेत्र भी, अगर विद्युतीय क्षेत्र बढ़ेगा तो अपवाह वेग भी। सब कुछ एकदम साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत है क्या। तो यहां तक सही है। इसके बाद आप हेडिंग बनाइए, क्वेश्चन करके लिखिए, क्वेश्चन करके, धारा घनत्व, धारा
घनत्व तथा धारा घनत्व तथा अपवाह वेग, धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध स्थापित करें। धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध स्थापित करें, मतलब धारा घनत्व कौन चीज से लिखते हैं? अपवाह वेग कौन चीज से लिखते हैं? वीडी वेक्टर। दोनों वेक्टर है। हमको बोला कि दोनों में एक संबंध स्थापित करो। 2 नंबर का सवाल। कभी कभी परीक्षा में क्या होगा कि 2 नंबर का सवाल कभी कभी 5 नंबर में भी दिख जाता है। समझ रहे हैं? तो ये आपके लिए बोनस है, आपके लिए फायदा है कि 2 नंबर का सवाल 5 नंबर में आ गया। नहीं, आपको क्वेश्चन क्या बोला कि धारा घनत्व और अपवाह वेग, अपवाह वेग को धारा घनत्व को बोला कि दोनों में संबंध स्थापित करो। ठीक है, तो इसको संबंध स्थापित देखिए कैसे करते हैं, समझिएगा अच्छे से। पहले सबसे पहले आप क्या करो कि एक चालक लो। सबसे पहले क्या करो? एक चालक लो। ठीक है, ये बेलनाकार है। मान लो कि इसका लंबाई L है। मान लो कि इसका लंबाई कितना है? L है टोटल। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मीटर। इसमें हम 2 सेक्शन लेते हैं। ठीक है, एक सेक्शन को बोलते हैं M1, एक सेक्शन को बोलते हैं M2। इसको जोड़ दो बैटरी से। इसको कौन सी से जोड़ दो? बैटरी से जोड़ दो। यहां पे वो स्विच लगा देना और कितना वोल्ट का बैटरी ले लेना? V वोल्ट का बैटरी ले लेना। समझ आ रहा है यहां तक? इस सब में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना। हम तुमसे पूछे कि M1 से M1 के आसपास इलेक्ट्रॉन होगा ना? इलेक्ट्रॉन सब जगह होगा। इलेक्ट्रॉन सब जगह होगा। हम दिखा रहे हैं M1 के आसपास। किसके आसपास? डॉट डॉट रेड कलर का दिख रहा है। हम बोले कि M1 से पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन M2 के तरफ जाएगा। हम मान लेते हैं कि M1 से M2 के बीच का दूरी VD मीटर है। कितना मीटर है? VD मीटर है। मतलब VD आप समझ रहे हैं, अपवाह वेग। प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन जितना दूरी तय करता है उसी को ना अपवाह वेग कहते हैं। प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन जितना दूरी तय करता है उसी को ना अपवाह वेग कहते हैं। नहीं, वेग किसको कहते हैं? वेग अनुगमन वेग बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं ना। तब प्रति सेकेंड तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं ना। तो यहां पे कंडक्टर सीधा सीधा है, तो दूरी विस्थापन में तो कोई अंतर है नहीं। हम मान लिए हैं कि M1 और M2 के बीच का दूरी कितना है? VD मीटर। तब बताओ M1 के आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 सेकंड में बताओ M2 के पास चल जाएगा कि नहीं? चल जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में वो VD मीटर तो जेबे करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नियत वेग है। कितना है? VD मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर कितना से चल रहा है? VD मीटर। तो 1 सेकंड में कितना गया? अभी दोनों के बीच का दूरी भी कितना लिया गया? तो बताओ 1 सेकंड में जितना भी M1 के आसपास इलेक्ट्रॉन होगा सब किसके पास जाएगा? क्या सही बात है? चलो इसको बनाओ तो फोटो। इसमें मान लीजिएगा एक चीज और कि इसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा है ना, सब जगह है ना। मान लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व, वो n इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है। मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में, इस चालक के 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन। ऐसा हम मान रहे हैं डाटा कि इस चालक में प्रति एकांक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? n इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, नीचे लिखिए प्रति सेकेंड
प्रति सेकेंड M1 से M1 से पास होने वाले प्रति सेकेंड M1 सेक्शन दिख रहा है ना, प्रति सेकेंड M1 से पास होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकेंड M1 से पास होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए प्रति सेकेंड M1 से कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, इसका हमको संख्या निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा बताओ? 1 मीटर की आयतन में इलेक्ट्रॉन कितना ही पता है? बताओ M1 से प्रति सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ, तो कितना दूर बताओ M1 से गया होगा? VD मीटर, इतने ना गया होगा। अगर हम इसका आयतन निकाल दें M1 से M2 तक का, प्रति सेकंड कितना दूरी तय करता है? VD मीटर। इसका एरिया कितना है? तो इसका आयतन निकल जाएगा। आयतन कितना होगा इसका? VD इंटू ए, एरिया इंटू लंबाई को आयतन कहेंगे। 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है? समझ में आया? तो बताओ प्रति सेकेंड M1 से पास होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखे थे, बराबर देके लिखिएगा, तो कितना हो जाएगा? लिखेंगे A VD इंटू E, या नंबर निकाले हैं ना, संख्या लिखे हैं ना, तो संख्या को आप N से लिखो। क्या समझ आया? प्रति सेकेंड M1 से पास होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम क्या किए कि इसका आयतन निकाल लिए, तो आयतन कितना हुआ? A इंटू VD। अब बताओ 1 सेकेंड इसमें इतना मीटर क्यूब आयतन आ गया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन है? N। तो N से गुना कर दिए, इलेक्ट्रॉन का संख्या निकल गया। बोलिए कोई दिक्कत है? आयतन में इलेक्ट्रॉन का संख्या केवल N से गुना किए, E से नहीं। E से गुना कब करेंगे? जब पूछा जाएगा कि बताओ प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हुआ, कितना आवेश प्रवाहित हुआ। अभी क्या मूल्य निकालें? प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना प्रवाहित हुआ, तो संख्या को N से दिखाएंगे। अगर बोले कि प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हुआ M1 से, तो गुना, इसमें गुना किससे कर देंगे? E से। समझ में आ रहा बात? तो लिखिए बराबर देखे A VD इंटू N। नीचे लिखिए प्रति सेकेंड M1 से प्रवाहित होने वाले, प्रति सेकेंड M1 से प्रवाहित होने वाले कुल आवेश, प्रति सेकेंड M1 से प्रवाहित होने वाले कुल आवेश। अब सुनो, प्रति सेकेंड किसी भी चालक से आवेश का प्रवाह हो रहा है, उसको हम धारा कहते हैं ना। बोलो, प्रति सेकेंड किसी चालक से प्रवाहित होने वाले कुल आवेशों की संख्या को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। तो यही तो निकाल रहे हैं, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले, प्रति सेकेंड M1 से प्रवाहित होने वाले कुल आवेश। तब प्रति सेकेंड कुल आवेश जो प्रवाहित होता है उसको क्या बोलते हैं? तब ब्रैकेट में लिख दीजिए I, और I बराबर क्या हो जाएगा? NE AVD। इसमें बस E से गुना कर दिए, इसमें बस किससे गुना कर दिए? इलेक्ट्रॉन का आवेश, कुल आवेश पूछा, इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुना कर दिए, तो क्या मिला? NeAVD। कोई दिक्कत हुआ? चलो, तो बस दो चीज यहां पे समझना था कि दो सेक्शन लेना है, दूरी कितना लेना? M1 सेक्शन से प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हुआ, तो AVD इंटू N। आप प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हुआ, तो गुना E कर दिए, काम हो गया। अब बताओ धारा घनत्व तो हम पढ़े हैं ना, तो लिखेंगे नीचे, नीचे लिखिएगा धारा घनत्व, धारा घनत्व J बराबर
आई बटा ए होता है। आई हमारे पास है, आई का मान पुट करो, एन ई ए वी डी, अब बटा में ए से, तो जे बराबर क्या आया, एन ई वी डी। जे बराबर क्या आया, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वीडी क्या है, अपवाह वेग। वीडी क्या है, तो बताओ धारा घनत्व तो ये दिख रहा है, धारा घनत्व तो क्या है, अगर वेक्टर में लिखना है तो ऊपर एरो मार देंगे, और यहां पे एरो इसमें मारेंगे, अपवाह वेग सदिश, धारा घनत्व सदिश। तो जे बराबर क्या निकल गया, एनी, कोई दिक्कत हुआ, जे बराबर क्या आया, एनी वीडी। तो बता दोनों के बीच में संबंध है कि नहीं है। आपको क्या बोला गया था कि धारा घनत्व अपवाह वेग में संबंध स्थापित करो, दोनों के बीच में संबंध आ गया है कि जे बराबर क्या होता है, एनी वीडी। इसको याद रखना है, जे बराबर एनी वीडी, जे बराबर, अगर चाहेंगे वीडी बराबर जे बट्टा, तो दूसरा चीज लिख दिए कि वही है, समझ में आया, लिख लीजिए। तो दुए नंबर लायक सवाल है ना, 2 लाइन का तो काम है। तो धारा घनत्व और प्रवाह वेग के बीच में संबंध स्थापित हो गया। जे बराबर क्या होता है, एनी वीडी। वीडी बराबर क्या होता है, ऐसे वीडी बराबर क्या होता है, वीडी का खुद का फॉर्मूला क्या है, म्यू ई। समझ आ रहा है। तो धारा घनत्व, अपवाह वेग, अपवाह वेग धारा घनत्व में संबंध, ये 4 सवाल हम लोग सीखे। वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है, किसी का क्लास छूटता है, आप वीडियो देख के अच्छे से पढ़िए, और नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। क्लास कोशिश कीजिए कि डेली करें, क्लास किया रहेगा ना उसके बाद वीडियो ज्यादा फायदा करेगा। क्लास छोड़ के वीडियो देखोगे तो फायदा तो करेगा लेकिन कम करेगा। हो गया, नोट कर लिए। बताओ अभी तक जितना बात बताएं, किसी भी बच्चा को ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आया। अब बताएं कितना चीज, पहला धारा, विद्युत धारा, दूसरा अपवाह वेग, तीसरा धारा घनत्व, और चौथा दोनों के बीच में। तो कुल मिला के तो पढ़े तीनों को चीज कि धारा घनत्व और अपवाह वेग क्या होता है, आप फिर पढ़े कि वीडी और जे में क्या संबंध होता है। क्लियर यहां तक। अब आता है और स्टार्ट होता है धारा, मतलब विद्युत धारा अब स्टार्ट होगा। ये बेसिक था, ये क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था विद्युत धारा को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। अब आप लिखिए, हेडिंग डालिए ओम्स लॉ। हाँ, जिसको क्या बोलते हैं, ओम का नियम, जो कि क्लास 10th में शायद आप पढ़े थे। अब देखिए, जो पढ़े थे आप जो पढ़ेंगे, दोनों में क्या अंतर है वो आपको दिखाई देगा। ओम का नियम याद है आपको, ओम का नियम क्या कहता है, बोलिए। ओम का नियम ऐसा नियम है जो विद्युत धारा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम विद्युत धारा चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है, इसी के आसपास सब कुछ घूमते रहेगा। बोलिए, कोई बच्चा बता सकता है ओम का नियम। हाँ, भी समानुपाती आई, अगर शॉर्टकट में याद रखना है तो भी समानुपाती आई। आपको क्वेश्चन आएगा क्लास 12th के परीक्षा में को ओम के नियम को लिखें तथा इसे सत्यापित करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, ओम के नियम को तथा इसे, तो एगो 10वां में भी सवाल आता है कि ओम के नियम को लिखे तथा सत्यापित करे। तो 10वां में जो सवाल आता है कि ओम के नियम को लिखे तथा सत्यापित करे, तो प्रायोगिक सत्यापन होता है। कैसा होता है, यहां पे प्रायोगिक सत्यापन नहीं है। प्रायोगिक मतलब आपको सामान दे दिया जाएगा, वोल्ट मीटर, ए मीटर, एक परिपथ दे दिया जाएगा जिसमें बैटरी होगा, स्विच होगा, उसको मैं चेक करके आपको बताना है कि ओम का नियम सत्य है कि नहीं है। प्रायोगिक मतलब प्रयोग करके, प्रायोगिक मतलब आपको याद होगा, आपको प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए आपको एक प्रतिरोध चाहिए, आपको एक वोल्ट मीटर चाहिए,
आपको एक ए मीटर चाहिए, आपको एक बैटरी चाहिए, बैटरी में एगो स्विच चाहिए, इतना चीज चाहिए। ये प्रतिरोध कैसा होगा? बदलने वाला। बैटरी कैसा होगा? बदलने। चाहे तो बैटरी का वोल्टेज बदल सकते हैं, चाहे तो प्रतिरोध का मान बदल सकते हैं। ये वोल्ट मीटर, ए मीटर को देख के आपको सत्यापित करना पड़ेगा कि ओम का नियम सत्य है कि नहीं। लेकिन क्लास 12 में ये नहीं पूछा जाएगा। ये प्रायोगिक अध्ययन किसमें पूछा जाता है? 10th में। अब आपको डायरेक्ट प्रूफ करना है, कॉन्सेप्चुअल। हाँ, भी समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह हटा दो तो वो कांस्टेंट आएगा ना, वही कांस्टेंट आता है आर। वही कांस्टेंट कौन होता है? आर। आर एक नियतांक है, आर एक, जिसका नाम प्रतिरोध है। आर एक नियतांक जिसका नाम प्रतिरोध है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि ओम का नियम कहते किसको है? लिखो, ओम के नियम में लिखो तो स्टेटमेंट। ओम का नियम क्या कहता है? आप लिखें नीचे डैश देके। ओम का नियम पहले लिखो, लिखो नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का मान, नियत ताप पर किसी चालक से, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का मान, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाला, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का मान उस पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। उस पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का मान उस पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। नीचे लिखिए, भी समानुपाती आई, तो भी बराबर आई आर। ठीक है, अब हमको इसका सत्यापन करना है कि भी बराबर आई आर होता है तो कैसे होता है। लिख लिए, इसको मिटा दे। नीचे लिखिए सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। देखो, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए फिर से आपको क्या लेना चाहिए? एक चालक। क्या लेना चाहिए? एक चालक। नियत ताप पे क्यों बोला गया है? शुरू में क्या लिखे? नियत ताप पर ना। देखो, नियत ताप पे इसलिए बोला गया कि चालक का तापमान अगर बढ़ाओगे ना तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो टक्कर हो रहा है वो टक्कर बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? टक्कर अगर बढ़ रहा है तो प्रतिरोध बढ़ रहा है ना, रुकावट बढ़ रहा है ना, इसलिए बोला जाता है नियत ताप पर। किसमें बोला जाता है? तब सबसे पहले क्या लिए? एक चालक। इसको क्या करो? बैटरी से स्विच लगा दो, 20 वोल्ट का बैटरी मान लो, लंबाई कितना ले लो? एल मीटर, एरिया कितना मान लो? ए मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर बहुत सारा। बताओ, जैसे ही स्विच ऑन कर देंगे इधर का वोल्टेज, इधर का वोल्टेज, विद्युतीय क्षेत्र पैदा हो गया। विद्युतीय क्षेत्र की वजह से इस पे बल लगेगा तो सब इधर भागेगा। बोलो कोई दिक्कत है? अगर हम बोले कि इस चालक के लिए क्या हम लिख सकते हैं? हम ऐसे लिखते हैं, किसी भी चालक के लिए, किसी भी चालक के लिए, किसी भी चालक के लिए हम लिख सकते हैं, किसी भी चालक के लिए हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? पहला कि Vd बराबर म्यू इंटू ई। इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का आवेग है, तो किसी भी चालक के लिए लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? तो किसी भी चालक के लिए हम लिख सकते हैं कि Vd बराबर म्यू इंटू, इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते इसको?
समीकरण फर्स्ट। और नीचे लिखते हैं जे बराबर एनईवीडी, जे बराबर, इसको मान लेते इक्वेशन। बताओ किसी भी चालक के लिए लिखा जा सकता है कि नहीं? ये दोनों तो तुमको समझा ही दिया गया कि वीडी बराबर म्यू इंटू ई होता है, जे बराबर एनी वीडी होता है। अब इस यही दोनों समीकरण से आगे बढ़ो, ओम का नियम प्रूफ होगा। समझ में आ रहा है? वीडी और जे ये दोनों अगर आपके दिमाग में है तो ये दोनों समीकरण को लेके आगे बढ़ जाइए, काम हमारा हो जाएगा। तो पहले बताते थे, उसके बाद छापिएगा। देखिए हम बात करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। या आप ऐसे बोलो कि समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, देखो समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 1 में क्या है, वीडी बराबर, तो समीकरण 1 का मान किस में रख दो, तो हम यहां से डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा क्या लिख सकते हैं, जे बराबर एन ई म्यू ई, बोलो, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, एकांक आयतन में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन का घनत्व, या इलेक्ट्रॉन एकांक आयतन में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का संख्या, वो उसका घनत्व बताता है ना। तो एन है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, आवेश है, म्यू क्या है, मोबिलिटी है, ई क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। सब कुछ क्लियर है? बताओ ये तीनों कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट है। ये तीनों कांस्टेंट के जगह पे एक नया कांस्टेंट हम लाते हैं, ये तीनों कांस्टेंट के जगह पे एक नया कांस्टेंट लाते हैं जिसको लिखते हैं सिग्मा। क्या लिखते हैं? तो जे बराबर क्या बन गया, सिग्मा इंटू, जहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि सिग्मा किसको माने हैं, एन ई। आई सिग्मा को बोला जाता है चालकता। क्या बोला जाता है, चालकता। ठीक है जी, ये सिग्मा क्या कहलाता है, चालक का चालकता। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है, एन ई म्यू। तो जे बराबर क्या आ गया, सिग्मा इंटू ई। यहीं पे एक और टर्म को हम परिभाषित करेंगे जिसको बोलेंगे प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे, जिसको हम लिखते हैं रो से। क्या लिखते हैं, देखो प्रतिरोधकता यहीं पे लिख देते हैं, प्रतिरोधकता। क्या लिख रहे हैं, प्रतिरोधकता होता है रो, और रो को परिभाषित किया जाता है कि चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोधकता कहते हैं, 1/सिग्मा। चालकता के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने तो 1/सिग्मा लिखा है ना। तो चालकता के व्युत्क्रम हो गया, इस चालकता के व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, जिसको क्या लिखते हैं, तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जे इक्वल टू 1/रो इंटू में ही, बोलिए अगर वेक्टर फॉर्म लगाना है तो वेक्टर लगा दीजिए, बोलिए लगा सकते हैं। इसको बोला जाता है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मतलब क्या हुआ, ओम का नियम का एक छोटा रूप है, ये ओम का नियम का छोटा रूप है। क्या बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुआ? हम 2 समीकरण लेके आगे बढ़े, वहां से कांस्टेंट को नया कांस्टेंट से बदले, किससे, सिग्मा क्या कहलाता है, उसी के साथ में किसको परिभाषित किए, प्रतिरोधकता किसको कहेंगे, 1/सिग्मा को तो रो कहेंगे प्रतिरोधकता। वहां से क्या आया, जे बराबर 1/रो इंटू, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए ये जो चालक आप लिए थे, चालक आप लिए थे ना, हाँ देखिए ये चालक रहा। बताइए इसमें अगर हम चाहें, हम यही फोटो के नीचे लिखते हैं, अगर हम बोले कि जे को क्या लिखोगे आप, जे धारा घनत्व तो क्या लिखोगे, धारा पर यूनिट एरिया, इसी को तो धारा घनत्व तो कहते हैं। और ई किसको बोलोगे, ई बराबर होता V/d, V बराबर ई डी, तो ई बराबर लिख सकते हैं, डी कितना है, डी एल है, तो यहां पे लिख सकते हैं V/,
समझ गए? ये दोनों हमारा बेसिक टर्म है जो कि पहले के चैप्टर से आया है, ये वाला फॉर्मूला। और धारा का ना तो अभी भी पढ़ा है। तो ये दोनों चीज है ना आपके पास। अब आप क्या करो कि समीकरण 3 में दिख रहा है जे और ई का मान पुट कर दो। समीकरण 3 में जे और ई का मान पुट कर दो। तो हम क्या लिखते हैं? समीकरण 3 से किससे? तो समीकरण 3 से बताओ जे बराबर क्या लिखोगे? आई बटा इधर क्या लिखोगे? 1/i इंटू ई बराबर v बाई डी का मान एल था। अब यहां से क्या करो आप कि v का मान निकाल लो। यहां से क्या करो? तो बताओ v बराबर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे? आई रो एल बटा ए। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? चलो ठीक है, जो लिखता है वही लिखो। आई रो एल अब बटा में ए लिख सकते हैं ऐसा। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं? रो एल बटा ए इंटू आई। बताओ एक के बताओ। रो प्रतिरोधकता जो कि नियत चीज है, एल लंबाई वो भी नियत है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये भी, ये सब नियत है। इस सब नियत को फिर से एगो नया कांस्टेंट से बदलेंगे, नया नियतांक से बदलेंगे, जिसको हम क्या लिखेंगे? आर। तब भी बराबर क्या आ गया? क्या सिद्ध हो गया? ये बहुत बार पूछा गया सवाल है और बहुत बार पूछा जाता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत? तब भी बराबर क्या आया? जहां पे आर क्या है? आर रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? रो एल बाई ए। इसी के जगह पे ना आर लिखे हो आप, तो रो एल बाई ए को क्या बोले? आर बोले। अब दो तीन को बात है जो कि ध्यान में रखना। कोई आपसे पूछेगा कि भी बराबर आई आर तो होबे करता है, तो सीखिएगा, पहले से भी जान रहा था, बस सीधीकरण इसका नया था तुम्हारे लिए। तो सीखे ना, घर पे जाके इसको 2 बार बनाइएगा, समझे? घर पे जाके इसको 2 बार अपने से बनाइए कि कैसे कैसे किया गया है, तब आप उसके परीक्षा में पूछा जाएगा तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है? अब देखो यहां से पूछेगा भी बराबर आई आर है, तो हम आई बराबर क्या लिखेंगे? बी बाई, या ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। आर बराबर क्या लिखोगे? बी बाई। और आपसे पूछेगा कि बताओ आर का मान भी पर निर्भर करता है, आर का मान आई पर निर्भर करता है। आर बराबर क्या लिखा हुआ है? भी बटा। तो क्या वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ये किसके जैसा हो गया? Q बराबर सी वी, तो C बराबर Q बाई वी। बताओ C बराबर Q बाई वी होता है जहां पे C एक नियतांक है जिसको क्या बोलते हैं? धारिता, कैपेसिटेंस। R भी क्या है? नियतांक है जिसको रेजिस्टर बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। बताओ जैसे C का वैल्यू Q पर निर्भर किया था, V पर निर्भर किया था, Q और V के अनुपात पर निर्भर किया था, उसी तरह से कोई पूछे कि R का मान V पर निर्भर करेगा, I पर निर्भर करेगा, लेकिन V और I के अनुपात पर निर्भर करेगा। देखिए वोल्टेज बढ़ाइएगा तो धारा बढ़ेगा, लेकिन ये दोनों का अनुपात बदलने वाला, ये दोनों का अनुपात नियतांक है, ये दोनों का अनुपात। तो R का मान V पर निर्भर नहीं करता है, I पर निर्भर, लेकिन दोनों के अनुपात पे करता। ठीक उसी प्रकार C का मान Q पर निर्भर, V पर निर्भर, लेकिन Q और V के अनुपात पर निर्भर। समझ आ गया? अब इतना चीज दिमाग में रहेगा तो काम हमारा हो जाएगा। आगे देखो ऑब्जेक्टिव सवाल क्या बनेगा। आपसे पूछेगा R का मान तो दिख ही रहा है ना, बोलेगा कि R का मान किस पर निर्भर करता है? R का मान किस पर निर्भर करता है? R का मान किस पर निर्भर करता है? तो R का मान 3 चीज पे तो दिख ही रहा है, रो पर, एल पर और साथ में याद रखना टेम्परेचर पर, ताप पर। अगर तापमान शुरू में क्या लिखे थे? नियत ताप। क्या लिखे थे? अगर तापमान बदलिएगा तो टक्कर, और ज्यादा टक्कर होगा तो प्रतिरोध भी। समझ में आया? तो आर का मान यही 4 गो चीज पर निर्भर करता है जी। आर का मान यही 4 गो चीज पर। कोई पूछे कि आर रो के कैसा समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, तो यहीं पे लिख देते हैं। देखिए 4 गो पॉइंट है ना, आर समानुपाती होगा किसके? दूसरा आर समानुपाती होगा किसके?
तीसरा आर समानुपाती होगा किसके? टेम्परेचर के। और एक और चौथा आर व्युत्क्रमणुपाती होगा किसके? अनुप्रस्थ काट के। इस सब बात आपके दिमाग में होना चाहिए। समझ में आया? आपसे पूछ देगा कि बताओ प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। तब प्रतिरोध को हम लोग नापते हैं ओम में। प्रतिरोध को कौन सी में नापा जाता है? ओम ऐसे लिखाता है। आप प्रतिरोधकता को कौन सी में नापते हैं? ओम मीटर में। किस में नापते हैं? ओम मीटर में। समझ में आया? सब कुछ क्लियर है? तो आप अब छाप लीजिए। इसको घर पे जाके अच्छे से इसको पढ़िएगा और इसको कम से कम 2 बार बनाइएगा तो आपको भी समझ में आएगा। यहीं से लिखना था ना? लिखिए तो। लिख लिए? ऊपर बढ़ा दें? लिखिए जल्दी से। बाकी अगला क्लास में कराया जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, बना लीजिएगा घर पे, ठीक है? संडे को टेस्ट है आपका, कल आपका रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, पिटाई जरूर होगा। नंबर नहीं आएगा तो पिटाई होगा। पढ़ाई में मन लगाओ रे, ऐसे नहीं होगा। मन से पढ़ो, मन से। सेकंड तीनों चैप्टर से आएगा सवाल। सबसे ज्यादा आएगा विद्युत धारा से। इलेक्ट्रोस्टैट का दोनों चैप्टर और टेस्ट पेपर बोले ना जमा करते रहना। सब पेपर को जमा करो, सब पेपर का डिस्कशन भी कराएंगे। कर दे रहे हैं ऊपर, लिखिए। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ओम के नियम का डिफरेंशियल फॉर्म कौन है? तो जे बराबर 1/ρ इंटू या जे बराबर सिग्मा इंटू ई, दोनों का लाएगा ना? दोनों तो एक है। और ऊपर कर दें। चलिए ठीक है, आप नोट कर लीजिए, बाकी अगला क्लास।